हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम पूरा पेपर अपलोड कर दीजिए। तो बीकॉम बीएससी के हमने 50 क्वेश्चंस अपलोड किए थे। अब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 51 से लेकर 75 तक का सॉल्विंग, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको 76 से लेकर 100 तक के सॉल्विंग मिलेंगे। एक साथ इसलिए अपलोड नहीं करते हैं कि वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाती है और इतनी लेंदी वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके 51 से आगे के क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो पेपर है, सभी को मालूम है कि बीएससी बीकॉम का जो को करिकुलम कोर्स में पेपर लगा हुआ था, एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन, और ये पेपर था सेकंड सेमेस्टर का। यहाँ पर 50 क्वेश्चंस अपलोड हुए थे। आगे के अब चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आपका हमारा साथ कब तक रहने वाला है, 6 सेम तक रहने वाला है। और हिंदी मिरर हमेशा आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा है और इन फ्यूचर भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर जो 51 क्वेश्चन था आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या विनियमित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जोखिमपूर्ण कचरा प्रबंधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से आंसर अगर आप लगा कर आए हैं 51 का, यहाँ पर आंसर अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी पर्यावरण संबंध अधिनियम उद्देश्य सभी रहे थे, वायु प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी और कचरा प्रबंधन भी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। उत्तराखंड में ये स्थित है और चमोली में है ये। इसको आप जाकर देख भी सकते हैं आजकल। चलिए आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन का मूल एपी सेंटर कौन सा भारतीय राज्य था। तो यहाँ पर केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। लगातार आपसे 2 क्वेश्चन इन्होंने उत्तराखंड के ही पूछ लिए हैं। तो चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था, उत्तराखंड से संबंधित था। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 54 आपका, जैविक विविधता संधि सीबीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे: सतत कृषि को प्रोत्साहित करना, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और उसके सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना, वायु प्रदूषण का विनिमय करना। तो 54 में आंसर अगर आप लगा कर आए हैं सी, जैव विविधता संरक्षण और उसके सतत उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये सीबीडी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसकी जो आपकी फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में तो इधर था ही, इंग्लिश में भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, या फिर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। इंग्लिश वर्जन इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन 55 में। अगर आप आंसर लगा कर आए हैं ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, इसके संबंधित मैंने जब आपकी वीडियोस अपलोड की थी तभी मैंने आपको बताया था यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, वो हुए भी हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित पंचायत एनजीटी का प्रमुख भूमिका क्या है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इन इंडिया। यातायात विनियम का पालन करना, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित विवादों का समाधान करना, पर्यावरण प्रभाव के वो ध्यान में न लेकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित, या फिर वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। तो 4 ऑप्शन यहाँ थे और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन 56 का आपका बी था, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित
विवादों का समाधान करना, ये होता है एनजीटी के द्वारा। और फुल फॉर्म एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हरित पंचायत एनजीटी का मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो यहाँ पर जो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी लोकेशन कहाँ है? एक ही साथ यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो 57 में अगर आपने आंसर लगाया है बी नई दिल्ली, तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलते हैं आगे। AQI मूल्य 100 का अर्थ होता है अच्छी हवा गुणवत्ता, मध्यम हवा गुणवत्ता, अनुचित हवा गुणवत्ता, खतरनाक हवा गुणवत्ता। तो यहाँ पर बताना है व्हाट इज एन AQ वैल्यूज़ ऑफ 100 इंडिकेट। तो अगर आप 58 का आंसर आप लगा कर आए हैं बी मध्यम हवा गुणवत्ता, तो सही है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप तक 100% अपने सही आंसर पहुंचाए, लेकिन फिर भी कहीं 1-2 क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपका आंसर ज़्यादा बेस्ट है, तो आप ऑथेंटिक आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं या हिंदी मिरर से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ हिंदी मिरर का आप भी एक हिस्सा हैं, परिवार हैं, तो लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर इस परिवार और इस वीडियो को उन वहाँ तक पहुँचाएगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप सेकंड सेम में हैं, तो आगे भी जो स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो उन तक ये वीडियो पहुँच सकती है। आपके शेयर करने से शेयर कीजिए, केयर कीजिए, हेल्प कीजिए। यहाँ पर एक को आमतौर पर किस श्रेणी में रखा जाता है? देखिए, AQI से ही आपके क्वेश्चंस 2 पूछ लिए गए हैं। हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर अच्छी, मध्यम, अनुचित, बहुत अनुचित, खतरनाक, कम मध्यम, उच्च, स्वच्छ, प्रदूषित, सुरक्षित एवं खतरनाक। तो 59 का आंसर अगर आप लगा कर आए हैं ए अच्छी, मध्यम, अनुचित, बहुत अनुचित या फिर खतरनाक, ये वाला आंसर इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान के उदाहरण में शामिल है। तो यहाँ पर बताना है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंक्लूड आयुर्वेदिक, पारंपरिक खेती और पवित्र वृक्षारण्य, परमाणु ऊर्जा विकास और औद्योगिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वन्यजीव संरक्षण कानून। तो 60 में अगर आप आंसर लगा कर आए हैं ए, तो बिल्कुल सही है। आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र वृक्षारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का हाँ सही है, 60 का आंसर ए ही है। अब चलते हैं 61। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में समकालीन पर्यावरणीय प्रयासों में कैसे योगदान किया जा सकता है? दीर्घकालिक अभ्यासों के अंदर दृश्य प्रदान करके, तकनीकी उन्नति को रोकते हुए, संसाधनों की शीघ्र शोध को प्रोत्साहित करके, अपशिष्ट उत्पादन को प्रोत्साहित करके। तो इन्होंने पूछा है जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उसकी पर्यावरण प्रयासों में कैसे योगदान हो सकता है। तो 61 का आंसर अगर आपने लगाया है ए, दीर्घकालिक अभ्यासों के अंदर दृश्य प्रदान करके। चलते हैं 62 पर। जैविक मूल्यांकन में जीव निर्धारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? मृदा pH, तापमान, शैवाल, हवा की गति। तो 62 का अगर आप लगाए हैं सी शैवाल, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, केयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का क्या कारण था या क्या कारण है? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाने के लिए, विनिमय अनुपालन को कम करने के लिए, संगठनात्मक गतिविधियों के नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए, संसाधन निकालने को अधिकतम करने के लिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। सी इसका सही आंसर होगा, संगठनात्मक गतिविधियों के नकारात्मक पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EI कौन करता है? तो EIA कौन करता है? तो EI की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 4th सेम में भी कहीं ना कहीं आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो कुछ चीज़ें आप अभी से तैयार करके लेके चलेंगे, क्योंकि को करिकुलम जो है वो कहीं ना कहीं सारे ही जितने भी लगे हुए हैं 4th सेम तक
वो एनवायरनमेंट्स कहीं ना कहीं टच ज़रूर हो रहा है सभी में, है ना। तो ये EIA आपके लिए फुल फॉर्म इसको नोट डाउन करके रखिए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे: पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय समुदाय के सदस्य, योगम, पर्यावरण पेशेवर या सलाहकार, परियोजना विकासक। तो 64 में अगर आप लगा कर आए हैं प्रोजेक्ट डेवलपर्स तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। परियोजना विकासक ही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को करता है। आगे चलते हैं। अब देखिए EIA से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन चुका है। का उद्देश्य क्या है? संभावित पर्यावरण प्रभाव को नज़रअंदाज करने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। प्रस्तावित परियोजना के विपरीत पर्यावरण प्रभाव को पहचान और कम करने के लिए, परियोजना के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने के लिए, प्रदूषण स्तरों को बढ़ाने के लिए, तो हो ही नहीं सकता। अब हमें दो में से छांटना है, आंसर बी और सी में से। तो इसका आंसर सी जो है ज़्यादा बेस्ट है। चलते हैं 66 की तरफ। आमतौर पर EIA कौन है? तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल कर आ चुका है। पर्यावरण कार्यकर्ता, सरकारी एजेंसी, स्वतंत्र सलाहकार, उद्योग संबंधित स्तरधारी, स्थानीय समुदाय। यहाँ पर 66 का आंसर अगर आप बी लगा कर आए हैं, सरकारी एजेंसियाँ, स्वतंत्र सलाहकार। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है इसका ए आंसर भी, पर्यावरण कार्यकर्ता, क्योंकि जो ऊपर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से ही रिलेटेड हैं, सरकारी एजेंसी से नहीं है, या फिर स्वतंत्र सलाहकार इसका हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ डाउटफुल है, एक बार आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं 67 की तरफ। पर्यावरण मूल्यांकन करने का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण की अधिकतम करना, या पर्यावरण प्रदूषण में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना, पर्यावरण विनियमों को छोड़ना, पर्यावरण की हानि पहुंचाना। तो ये तो सब हो ही नहीं सकते हैं। 67 का आंसर बी बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। इससे ये तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण मूल्यांकन आमतौर पर कौन करता है? अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से कुछ इस तरह का ही आपसे पूछ लिया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता, सरकारी, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है उद्योग संबंधित, स्तनधारी, स्थानीय समुदाय। अब यहाँ पर 68 में भी ऊपर वाले से ही थोड़ा जो मिलता जुलता आपका आंसर जाएगा। इसमें आपका जाएगा सरकारी एजेंसी, स्वतंत्र ऑडिटर्स। ठीक है, चलते हैं आगे। मानव मूल्य की कुछ विशेषताएं क्या हैं? लचीताई, अनुकूलता, स्थिरता और एक संगता। अनियमितता, असंगता ये तो होगा ही नहीं। अनियमितता और पूर्णता ये भी नहीं होगा। तो 69 में आंसर आपका बी, स्थिरता और एक संगता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव मूल्य के प्रकार क्या हैं? सामग्रीवादी और सतही, अंतर्मुखी और बाह्यवादी, व्यक्तिगत और पेशेवर, सांकेतिक और अमूर्त। तो 70 का आंसर आपका ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये आंसर अंतर्मुखी और बाह्यवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगठनों के मूल्य प्रणाली विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? लाभ और राजस्व बढ़ाने के लिए, अधिक ग्राहक आकर्षित करने के लिए, व्यवहार निर्णय लेने और संगठित संस्कृति का मार्गदर्शन करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने के लिए। तो भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली विकसित करना किस लिए आवश्यक है? तो 71 में अगर आप लगा कर आए हैं व्यवहार, निर्णय लेने और संगठित संस्कृति का मार्गदर्शन करने के लिए, तो सही आंसर लगा कर आए हैं। चलते हैं 72 की तरफ। 72 में पूछा गया था भारतीय संगठनों के मूल्य प्रणाली विकसित करने के कुछ उपाय क्या हैं? नियमित नैतिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, पारदर्शी और निष्पक्ष नीतियों को लागू करना, खुली संचार प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, फिर सभी। आपको क्या लगता है इसका आंसर डी से ही जाएगा? बिल्कुल सही आप लगा कर आए हैं, डी ही इसका आंसर जाएगा। ये सारे ही उपाय बिल्कुल सही हैं मूल्य प्रणाली को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, एक मजबूत मूल्य प्रणाली भारतीय संगठन को कैसे लाभान्वित कर सकती है? कर्मचारी के मनोबल और उत्साह में सुधार करके, बिल्कुल सही। ग्राहक विश्वास और वफादारी को बढ़ाकर, बिल्कुल सही। नवाचार और रचनात्मक को पोषण करके, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आप 73 का डी बिल्कुल आँख बंद करके आपको लगा कर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद कौन थे? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, भारतीय आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक, एक प्रसिद्ध अभिनेता, एक राजनेता। अभिनेता नहीं थे, वैज्ञानिक भी नहीं थे। अब बात करते हैं बी और डी की। तो 74 में अगर आप बी लगा कर आए हैं, भारतीय आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक थे वो।
ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का चरित्र निर्माण का दर्शन क्या था? केवल सामग्री, धन और सफलता पर ध्यान केंद्रित करना? बिल्कुल नहीं। नैतिकता और नैतिकता महत्व को नज़रअंदाज करना? बिल्कुल नहीं। शक्ति, अखंडता और बेसारा जैसे गुणों को विकसित करना? दूसरों के खर्च पर व्यक्तिगत हित का पीछा करना? ये भी बिल्कुल नहीं। तो 75 का आपने अगर सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। उनका उद्देश्य शक्ति, अखंडता और बेसारा जैसे गुणों को विकसित करना था। तो बच गए आपके 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते हैं आपके कितने लाइक और शेयर आते हैं। तो लाइक शेयर करते रहिए, हिंदी मिरर से जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।